दिस इज और क्या पूछा खासतौर से ये कि अब ये लिक्विडिटी वाला जो समस्या है, हाँ, अगर ये जस की तस है, हाँ, तो इस सेक्टर में आगे आप इसको फिलिप मिलते हुए कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें वही है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हमारे को बैंक्स को ज्यादा लीनियंसी मिलनी चाहिए टू लोन टू रियल एस्टेट सेक्टर, जो अभी जैसे बजट में हुआ नहीं है। खासतौर से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए तो बेनिफिट्स मिले हैं, बट दिस बेनिफिट शुड बी एक्सटेंडेड टू अदर हाउसिंग ऑल्सो। अगर हमें इसको पूरा एक प्रॉपर इंडस्ट्री को बढ़ाना है, अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत अच्छा पहला कदम है, लेकिन कितने एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो 45 लाख के नीचे आपको घर मिलेगा? दो इट हैज टू बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड दीज बाउंड्रीज। तो नयन साहब, ये जो बात है, डॉक्टर सोलोमन जो बात कह रहे हैं कि ये क्या कानों को सुनाई देने में अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब सबके पास एक तरीके से घर होगा कुछ दिनों में, ये सोचने में अच्छी लगने वाली बात है, और क्या ये उतनी धरातल पर ना उतरने वाली, उतनी प्रैक्टिकेबल नहीं है? क्या ये जैसा अभी कहा जा रहा है कि कितने लोग होंगे जिनको 45 लाख के नीचे के मकान और उससे जुड़ी हुई जो बात कही जा रही है कि उसमें मिलेगी आपको 3.5 लाख की रिबेट, ये क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन जिनका होना मुश्किल होता है? मैं ऐसा नहीं मानता। मेरे हिसाब से अलग अलग, मैं खुद भी एक आर्किटेक्ट हूं, तो एक अर्बन प्लानिंग जो होती है किसी भी सिटी की, उसमें डेंसिटी नॉर्म्स डिसाइड किए जाते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे नोएडा में आपको थोड़े बहुत सस्ते मकान मिल जाते हैं कंपेयर टू गुड़गांव, बिकॉज डेंसिटी नॉर्म्स दोनों के अलग है। और अगर 45 लाख का आपको घर चाहिए गुड़गांव में, तो आपको थोड़ा दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ेगा, जैसे सोना साइड, धारूहेड़ा साइड, या कुछ एक पेरिफेरल के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है, और ये मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म स्टेप है सरकार की तरफ से। वो चाहते हैं कि जो एक अनरियलिस्टिक लैंड प्राइसेस पहुंच गए थे वो कूल डाउन हुए, ओवरऑल जो डिमांड और सप्लाई है वो मैच कर पाए, क्योंकि पहले जो मकान थे वो ज्यादा अमीरों के लिए बन रहे थे या मिडिल क्लास के लिए। सवाल यह है कि पहले से जो इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं, बिल्कुल सब 8-8 लाख यूनिट जैसे मुंबई में पड़ी हुई हैं, इनका होगा क्या? इनका तो जी एक ही सबसे बड़ा एक सजेशन दिया गया था सरकार को, और मेरे ख्याल से सूनर और लेटर इसके ऊपर कुछ काम करना ही पड़ेगा। आज आप देखें काफी सारे ऐसी कंपनीज हैं, विदाउट नेमिंग देम, जहां पे एक हम अटके ही हुए हैं, ना मकान मिल पा रहे हैं। कभी बोलते हैं कि जी फाइनेंशियल क्रेडिटर सुप्रीम है, कभी बोलते हैं कि जी कस्टमर सुप्रीम है, कभी बोलते हैं कि जी प्रमोटर सुप्रीम है। तो ये सारी चीजें इस टाइम पे कंफ्यूजन के तौर पे चल रही हैं। इसमें सबसे जरूरी चीज समझने की ये है, जो सबसे जो जरूरी इन सारे लोगों में से है वो मकान का खरीदार है। इट इज एक्चुअली द कस्टमर। फाइनेंशियल क्रेडिटर को यार एक लॉस हो सकता है, एक प्रमोटर है उसको लॉस हो सकता है, लेकिन एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके एक मकान खरीदा, ना आप उसको आगे बढ़ने दे रहे हो, मकान का स्ट्रक्चर खड़ा है, कंप्लीट होके हम दे नहीं पा रहे हैं। इट इज जस्ट इंटरनल कंफ्यूजन। अगर ये सेम चीज को अलग तरह से देखा जाए कि जी इस एटलीस्ट एक स्ट्रेस फंड या कोई इस टाइप की लिक्विडिटी क्रिएट की जाए, जहां पे आप प्रमोटर को लास्ट रखें, आप बिल्डर को बोलें कि जी पूरी जिंदगी हम उसके लिए पे करेंगे, हमारी अगर गलती है इसके अंदर, लेकिन एटलीस्ट लोगों को मकान तो मिले, सबसे जरूरी चीज है। और लोगों को मकान मिलेंगे तो 100% फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी कहीं ना कहीं हेयर कट मिलकर एटलीस्ट एग्जिट मिलेगा, डेवलपर को भी अपनी लायबिलिटी से छुटकारा मिलेगा, एटलीस्ट आगे हम मूव कर पाएंगे। ऐसे तो हम अटके हुए हैं बीच में। डॉक्टर बत्रा, क्या फिर इसको दो तरीके से लिए जाने की जरूरत है? ये स्ट्रैटेजी दो लेवल पर होनी चाहिए। एक तो ये कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आपकी जो कोशिशें हैं वो जारी रहें, लेकिन साथ में जो पहले से बलीगर्ड है ये सेक्टर, उसको बेल आउट करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स होनी चाहिए, तो जो नहीं हुए। देखिए, सरकार ने पिछले पहले साल में रियल एस्टेट में, मैंने बोला जैसे डिमोनेटाइजेशन, उससे रियल एस्टेट पे फर्क पड़ा, फिर जीएसटी से पड़ा बिकॉज सर्कुलेशन निकला, और तीसरा जैसे मोहित जी ने बोला कि जो बैंक्स और एनबीएफसी ने उन्होंने रियल एस्टेट को लेंड करना कम कर दिया, अगर बंद नहीं किया तो कम कर दिया। आई थिंक उस मेंटालिटी में चेंज होना पड़ेगा। जैसे रैया साहब ने बोला कि वी हैव टू रिजॉल्व जो, और उसका रेजोल्यूशन हेयर कट ही है। मैं भी वैसे हेयर कट कराऊंगा आज, लेकिन उसका रेजोल्यूशन हेयर कट ही है। प्रशांत जी आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन मैं आपको दो बातें और बताना चाहता हूँ। रियल एस्टेट, मेरे को लगता है रियल एस्टेट में अफोर्डेबल हाउसिंग की पहले डेफिनेशन 20 लाख से कम थी, अब 45 लाख हुई। तो सरकार सोच रही है, सरकार प्रोग्रेसिव स्टेप्स ले रही है। जैसे रजा साहब ने बताया कि जीएसटी 1% है, तो सरकार, प्रधानमंत्री का एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल है।
तो एक पूरा बजट का ओरिएंटेशन सोशल वेलफेयर है। सो जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको थोड़ा अलग देखना पड़ेगा और ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पास्ट है उसको हम ओवरनाइट तो चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहे हैं, बट कुछ हैंड होल्डिंग डेवलपर्स की और कुछ रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्म्स इन बैंक्स फॉर रियल एस्टेट सेक्टर इन एनबीएफसीज, अगर आरबीआई से, क्योंकि अभी आरबीआई ने बोला हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर को लेंड नहीं करो, तो आरबीआई बोलेगा तो बैंक्स कैसे लेंड, तो जो इम्पास है, जो एक चक्का जाम हुआ है, इन्होंने नाम नहीं लिए, मैं भी नहीं लूंगा, बट हमें पता है 10-10 लाख बायर अगर हम ऐड कर लें जिन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट कुछ पैसा दिया हुआ है उनको, तो उसको सॉल्व करेंगे तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। उसमें सरकार को बैठ करके चाहे एनबीसीसी से बनवाए सरकार, चाहे उसी डेवलपर से बनवाए, चाहे तीसरे से बनवाए, तो एक सरकार को रियल एस्टेट पे मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पूरी इकोनॉमी को लेकिन ये जिस मंथन की बात आप कह रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देना वो पड़ेगा। अगर मोदी सरकार 2.0 के अपने पहले बजट में, जिसमें ये समझा जा रहा था कि जैसे पहले ताजपोशी के बाद राजा के बारे में समझा जाता था, उसके फौरन बाद वो कुछ न कुछ तोहफे दिया करते थे अपने लोगों को, अगर रियल एस्टेट सेक्टर को तब उतनी तवज्जो नहीं मिली है, तो क्या इसके पीछे मोहित आप समझते हैं कि खासतौर से एक प्रेशर ग्रुप की तरह रियल एस्टेट सेक्टर को जैसे काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रहा है, और उसके पीछे शायद वजह भी है कि जिस तरीके के धरातल पर रियल एस्टेट सेक्टर खड़ा हुआ है उस पर खड़े होकर फिलहाल उस तरह का प्रेशर ग्रुप बनाया भी नहीं जा सकता जो सरकार के पास जाकर अपनी मांगों को समुचित रूप से रख सके और मनवा सके। देखिए, पहले तो ना डेवलपर्स को एक बड़ी थोड़ी सी नेगेटिव लाइट में देखा जा रहा है। अब मैं उसमें मीडिया का भी एक बोलूंगा कि जिस तरह से चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि डेवलपर को गलत निगाह से देखा जा रहा है। बट ये समझना बहुत जरूरी है सरकार के लिए भी, मीडिया को भी और कस्टमर्स को भी, कि डेवलपर भी एक व्यापारी है, व्यापार ही कर रहा है, और व्यापार में अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो सरकार को हेल्प करना चाहिए। सरकार को स्ट्रेस फंड या जो अपनी पॉलिसीज कुछ इस तरह की लानी चाहिए जिसमें कि